अंतर्गत हमने पिछले व्याख्यानों में प्लेटो के बारे में अध्ययन किया। प्लेटो के क्या सिद्धांत हैं, उसी क्रम में हम आज प्लेटो के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक हुए, दार्शनिक विचारक हुए। उनका मूल जो तथ्यात्मक बिंदु था वह एक आदर्श राजा की स्थापना करना प्रमुख था। योगदान की हम जब बात करते हैं तो प्लेटो को सुकरात जैसा गुरु मिला एवं उसी श्रृंखला में अरस्तु जैसा शिष्य मिला। स्वाभाविक है उन दोनों के बीच की कड़ी में प्लेटो का जो विचार है, दर्शन है, वह अपने आप में एक अलग भूमिका रखता है। प्लेटो का प्राचीन ग्रीस के वे प्रमुख दार्शनिक माने गए हैं, जिनके बारे में अनुमान है कि 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच रहे थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन में सबसे बड़ा दार्शनिक माना जाता है। धार्मिक प्रथाओं पर भी उनकी सोच का अत्यंत प्रभाव रहा है। वह उस समय की शिक्षा के सबसे पहले अकादमी स्थापित करने वाले थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले दार्शनिक विचारकों में अकादमी की स्थापना किसने की, तो उसमें प्लेटो का ही नाम आता है। यह ध्यान देने वाली बात है। उस अकादमी को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। द्वंद्वात्मक मानव जाति या ज्ञान हेतु अच्छे विद्वान के रूप में इन्हें देखा जाता है। प्लेटो सुकरात के छात्र थे और अरस्तु के एक शिक्षक थे। उन्होंने नाटकीय संवादों के रूप में अनेक विचारों को व्यक्त किया। संवादों को हम डायलॉग, तर्क वितर्क विचारों के नाम से भी जानते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से प्लेटो ने सुकरात के विवरणों को स्पष्ट करने में बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की। संसार के समक्ष उनकी आदर्शवादिता और द्वैतवादी स्थिति भी महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। तत्कालीन समय की राजनीतिक कानूनी संरचनाओं पर भी अपना ध्यान आकृष्ट किया था। दर्शन में इनके योगदान का हम वर्णन करते हैं, बड़ा ही रोचक है। तो इसमें क्रम से हम बिंदुओं को इंगित करेंगे। पहला है संवाद और बोली। लगभग प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की थी। अंग्रेजी में डायलॉग्स बोलते हैं। तर्क वितर्क का विज्ञान, स्मरण शक्ति, सोच शक्ति, अभिव्यक्ति को बढ़ाने का विज्ञान। मैं फिर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं बच्चों को कि प्लेटो अपने आप में एक आत्मा के ज्ञान पर, व्यक्ति की आत्मिक शक्ति के आधार पर उसके नैतिक चरित्र को बनाते थे। आत्मज्ञान का जो विज्ञान है प्लेटो के अनुसार, वह अपने आप में सच्चरित्र वाला होता है एवं वह आत्मज्ञान के आधार पर उस राज्य का निर्माण करता है। वह अपने आप में विशुद्ध राज्य या विशुद्ध राजा के नाम से अपना स्थान ग्रहण करेगा। विचारों का सिद्धांत, आइडियोलॉजिकल थ्योरी, संपूर्ण ग्रीक यूनानी विचारकों का जो सिद्धांत है वह आइडियोलॉजी पर आधारित है। फिर है ज्ञान की
विधिपूर्वक खोज, ज्ञान का एक व्यवस्थित विज्ञान बनाना, ज्ञान का एक व्यवस्थित तथ्यात्मक स्वरूप प्रस्तुत करना। अगला है आदर्श राज्य की स्थापना या उसकी अवधारणा। आदर्श राज्य के निर्माण में हालांकि ये बुराई भी की जाती है आलोचनात्मक दृष्टि से कि प्लेटो ने एक काल्पनिक राज्य की जो आदर्श रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया था वह उसमें कामयाब नहीं रहा। लेकिन यहाँ बात कामयाबी की नहीं है, यहाँ बात आज भी हम उनके सिद्धांतों को वर्तमान परिदृश्य में पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक देशों के तुलनात्मक अध्ययन में हम बहुमूल्य उपयोगी मानते हैं। इसी क्रम में कलाओं के खिलाफ आलोचना करने वाला जो दृष्टिकोण है यह बड़ा ही योगदान रखता है। साम्यवाद की स्थापना, प्लेटो ने न्याय की स्थापना का सिद्धांत दिया, साम्यवाद की स्थापना का दिया। साम्यवाद में प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य को निर्मित करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव या विभाजन नहीं होगा। फिर है न्याय की अवधारणा, किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करना, अपने कार्य को अपनी आत्मशक्ति के आधार पर निस्वार्थ भाव से संपन्न करना न्याय है। शिक्षा का सिद्धांत, योगदान की दृष्टि से हम देखते हैं कि शिक्षा का सिद्धांत प्लेटो का शैशवावस्था से लेकर के और उच्चतम अवस्था तक, उच्चतम शिक्षा तक व्यक्ति को एक सन्मार्ग पर ले जाता है एवं एक आदर्श राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। 3 भागों का सिद्धांत, देखिए 3 भागों का सिद्धांत, इसके अंतर्गत आवेगशीलता, तर्कसंगतता और जुनून, क्रिएटिविटी और आइडियोलॉजिकल एवं उसके प्रति करने का एक डेडिकेशन, ये 3 तत्व आत्मा के संकाय माने प्लेटो ने। प्लेटो का मानना था कि आत्मा एक उच्च आयाम से आई है जहां वह सत्य के संपर्क में रही होगी। कुछ बिंदु पर आत्मा ने कम सुखों के लिए आत्मसमर्पण कर दिया और परिणामतः ज्ञात दुनिया में खुद को कम करने हेतु मजबूर किया गया, शरीर के भीतर उसको कैद किया गया है। प्लेटो का दर्शन विचार शुरू से ही पाइथागोरसियन या पाइथागोरस के सिद्धांत पर या दर्शन पर पूरी तरह से स्थापित या प्रभावित था। आत्मा थी न कि शरीर होने का सच्चा सार, शरीर तो सत्य की खोज में बाधक था। बिल्कुल सही है, आत्मा शाश्वत है, अजर अमर है, यह संस्कृत में भी कहा गया है गीता के माध्यम से। लेकिन शरीर है वह क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो यहाँ वैचारिक दृष्टि से, तथ्यात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्लेटो का जो योगदान है वह व्यक्ति के लिए एक आत्म जागृत करने के लिए, आत्मा के जागरण करने के माध्यम से अपने एक सन्मार्ग सद्गुण के विचारों को प्रकट करने के लिए और एक संपन्न यथार्थवादी विचारों के आधार पर एक आदर्श राज्य का निर्माण करना प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। देखिए, यह शरीर को सत्य की खोज में बाधक मानते हैं, बिल्कुल सही है, उनका विचार है। प्लेटो ने पश्चिमी दर्शन व राजनीतिक विज्ञान की नींव रखी थी। पश्चिमी दर्शन में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जो विचार प्रकट की वो प्लेटो ने किए। हालांकि सुकरात के समय से ही यह नींव का पत्थर स्थापित कर दिया गया था, लेकिन सुकरात के समय जो प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण हम देख सकते हैं, हालांकि इतना नहीं था, क्योंकि सुकरात को उन्हीं कारणों से जो एक सन्मार्ग पर ले जाने वाले थे के चलते हुए और उनको जहर देकर के मार दिया गया था, जिससे प्लेटो को अत्यधिक परेशानी हुई, अत्यधिक दुख हुआ और उनका उस पॉलिटी के प्रति, उस प्रजातंत्र के प्रति मोह भंग हो गया था। एक तरह से नफरत हो गई थी प्लेटो। इसी क्रम में यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को ही जाता है। ध्वनियों का वर्गीकरण सिद्धांत
देना अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान प्लेटो का माना जाता है। बारकर ने लिखा है, रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो की प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में बारकर द्वारा यह विश्लेषण किया गया है। फिर है निगमनात्मक पद्धति। सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ध्यान रखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्लेटो की जो अध्ययन पद्धति है वह निगमनात्मक है, जिसको हम अंग्रेजी में डिडक्टिव थ्योरी बोलते हैं। और सही इसके विपरीत अरस्तु की जो थ्योरी है वह आगमनात्मक है, जिसे हम इंडक्टिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिर है विश्लेषणात्मक पद्धति। एनालिटिकल जो प्रोसेस, एनालिटिकल जो एक सिस्टम इन्होंने बताया कि विश्लेषण करने की क्षमता के माध्यम से हम एक अच्छे सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं और उस पर तर्क वितर्क अध्ययता के माध्यम से, अध्यापन के माध्यम से उसका हम निष्कर्ष एक सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, जो आदर्श राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करेगा। फिर है सादृश्य विधि, एनालॉजिकल मेथड। प्लेटो मानते थे कि स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होता है। जिस तरह एक चौकीदार के रूप में एक चौकीदार एक मकान का संरक्षण करता है उसके दरवाजे पर, तो उसी प्रकार स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह किसी मकान के आगे एक जैसे पशु के माध्यम से मान सकते हैं, जीव के माध्यम से, कि हम एक डॉग को उसके आगे हम रक्षा के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए हम रखें, तो वह उसी तरह काम करेगा जिस तरह एक चौकीदार काम कर रहा है। कहने का यहाँ प्लेटो का ये भावार्थ है कि इसी प्रकार पुरुष और स्त्री में कोई विभेद नहीं होना चाहिए, वह अपने आप में बराबर का दर्जा या राज्य निर्माण में, आदर्श राज्य की परिकल्पना में उनका बराबर योगदान होना चाहिए। फिर है शिक्षा द्वारा सद्गुण का विकास किया जाता है। बिल्कुल सही है ये। सत्य और शिव के या सुंदरम के कल्याण के माध्यम से सत्य पर आधारित एक अच्छाई का निर्माण करना और अच्छाई के माध्यम से कल्याण करना, यह प्लेटो का प्रमुख तत्व रहा है। आगे का हम इसी क्रम में